So, very good morning to all of you, my dear students of class 7 BNC. I hope you all will be very fine. You all will be very healthy and happy at your residence, and will be studying also. उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने पेरेंट्स को कोऑपरेट कर रहे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे, और ऐसा हमें करना भी चाहिए। अभी कल हम लोग सेकंड चैप्टर को हिस्ट्री का पढ़ रहे थे ना, तो उसी चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है कि प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। हम लोग ये पढ़ रहे थे ना कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रशस्ति एंड व्हाट डू वी मीन बाय लैंड ग्रांट्स। इसका स्टार्टिंग का मैंने आपको बताया था ना, तो अब हम इसी हेडिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रशस्तिज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. For example, these are composed by learned Brahmins who occasionally helped in administration. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बेटा? यहाँ पर हमने देखा कि प्रशस्तिज कंटेन डिटेल में नॉट बी लिटरली ट्रू। मैंने कल कहा था ना, कभी कोई प्रशस्तिज में क्या होता था कि हाइपरबोलिक वे में लिख दिया जाता, जो रियलिटी नहीं है उसको भी रियलिटी बना करके हाइपरबोलिक मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा करके बेटा लिख दिया जाता था, है ना। तो इसीलिए कहा गया प्रशस्तिज कंटेन डिटेल दैट में नॉट बी लिटरली ट्रू। ऐसा भी हो सकता है कि प्रशस्तिज में जो डिटेल हो वो बहुत ट्रू ना हो, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स। लेकिन ये प्रशस्तियाँ ये ज़रूर बताती हैं कि कैसे जो उस समय के राजा महाराजा होते थे, जो योद्धा होते थे, वो खुद को कैसे वायलेंट मतलब विजेता, साहसी, फिर क्या है वायलेंट माने साहसी, विक्टोरियस माने विजेता, एंड वॉरियर्स माने योद्धा की तरह दिखाते थे। ठीक है ना। जैसे इनके जो प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी इसमें इनके वीरता का वर्णन, ये यहाँ गए, इन्होंने इतने लोगों को मारा, ये इतना तेज़ी से लूट करके आए, ये सब चीज़ें बेटा एक्सप्लेन की जाती थी। तो इसीलिए कहा गया कि ये जो प्रशस्तियाँ हैं ये भले ही हमें सही चीज़ ना बताती हों मतलब एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी इतना तो बताती हैं कि कैसे उस समय के राजा ये कैसे चाहते थे कि उनको योद्धा, उनको एक विजेता, उनको एक वीर की तरह सम्मान दिया जाए। दीज वर कंपोज बाय लर्नड ब्राह्मण्स। और ये जो प्रशस्तियाँ हैं ना बेटा, ये अच्छे मतलब बुद्धिमान या पढ़े लिखे ब्राह्मणों के द्वारा कंपोज की जाती थी, हु ओकेजनली हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते थे। ठीक है ना। अब अगला जो पॉइंट है वो है द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्टा। अब हम लोग नागभट्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेटा नागभट्ट जो है ये गुर्जर प्रतिहार वंश का एक राजा है। गुर्जर, अभी आप लोग छोटे हैं, ये हरियाणा और वेस्ट यूपी और दिल्ली के आसपास के बॉर्डर में 9वीं 10वीं शताब्दी में एक राजवंश शासन करता था। उसको बेटा हम लोग इतिहास में गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। व्हाट कैन वी कॉल इट? गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी, है ना। हम लोग उसको गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। तो उसी का एक बहुत वीर राजा था जिसको बेटा कहा गया है नागभट्ट। ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा नागभट्ट की अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। Many rulers described their achievement in Prashastis. You read about the प्रशस्ति ऑफ द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त लास्ट ईयर, है ना। तो आपने क्लास 6 में मैंने पहले ही डिस्कस किया था ना, हो सकता है आपने क्लास 6 में प्रयाग प्रशस्ति पढ़ी हो, दैट वाज ऑफ समुद्रगुप्ता। वो समुद्रगुप्त के एक जो दरबारी पोएट थे, कोर्ट पोएट थे, जिनका नाम था हरिसेन, उन्होंने उसको लिखा था। तो मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट इन प्रशस्तिज। यू रीड अबाउट द प्रशस्तिज, प्रशस्ति ऑफ द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्ता लास्ट ईयर। हाँ, अब क्या है, वन प्रशस्ति रिटन ऑन इन संस्कृत। अब अंडरलाइन, नागभट्ट के समय की बात अब हो रही है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अंडरलाइन करते चलिए आप। तो वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत, अंडरलाइन, नागभट्ट की जो प्रशस्ति है दैट इज रिटन इन संस्कृत।
एंड फाउंड इन ग्वालियर। और कहाँ से मिली है बेटा? ग्वालियर, ग्वालियर से, ठीक है ना। ग्वालियर कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट अ प्रतिहारा किंग एज फॉलोज, ठीक है ना। तो जैसे वो बताती है कि कैसे नागभट्ट ने अपनी मतलब डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स, कैसे नागभट्ट ने लोगों को लूटा, कैसे विजय पाई, कैसे। द किंग ऑफ आंध्रा, सैंधव, विदर्भ एंड कलिंग, ठीक है ना। चार जगहों के नाम। आंध्रा, आंध्रा मीन्स आंध्र प्रदेश। सैंधव, सैंधव मीन्स राइट नाउ सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। विदर्भ, विदर्भ मतलब महाराष्ट्र का एरिया है। एंड कलिंगा, कलिंग उड़ीसा में है, ठीक है ना। फेल बिफोर हिम इवन एज ही वाज अ प्रिंस, जब वो राजकुमार था तभी उसने इतने बड़े बड़े एरिया को जीत लिया। जैसे उसने कहाँ कहाँ जीता? आंध्र प्रदेश को जीत लिया, और फिर वो कहाँ गया? फिर उसने सिंध को जीत लिया, फिर कहाँ गया? फिर उसने उड़ीसा को जीत लिया, इसी के साथ विदर्भ को भी जीत लिया, और अल्टीमेटली ये सब एरिया उसके हो गए। और ये सारी अचीवमेंट उसने कब हासिल की? जब वह केवल एक राजकुमार था। ही वॉन ए विक्ट्री ओवर चक्रायुध द रूलर ऑफ कन्नौज, अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको विजय मिली, किससे मिली? चक्रायुध से। चक्रायुध कौन था उस समय? कन्नौज का राजा था। ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंगा, मतलब उसमें बंग किसको कहते थे? बंग मतलब बंगाल को। तो उस यहाँ का जो बंगाल का राजा था उस समय, तो उसको भी उसने हराया। यहाँ पर तब पाल वंश का राजा था, पाल डायनेस्टी यहाँ पर तब शासन करती थी। तो पाल शासक को धर्मपाल था, इन लोगों को भी हराया। देन अनर्त्रा, अनर्त्रा पार्ट ऑफ गुजरात, ठीक है ना, गुजरात को भी जीता। अनर्त्रा को, अनर्त्रा, अनर्ता, अनर्ता को भी जीता। देन मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मालवा को भी जीता। देन किराता फॉरेस्ट पीपल, किरात कौन थे? किरात एक तरह से जो ट्राइब्स होते हैं ना, जनजाति टाइप, उन लोगों को भी हराया। देन तुरुस्खा, तुर्क्स, ठीक है ना। तो फिर तुर्क लोगों को भी, तुर्क कौन थे? हमारे देश में बाहर से आकर के कब्जा करने वाले कुछ लोग, जिनको टर्क कहा गया। जैसे इसमें मोहम्मद गोरी का नाम शामिल है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर बाकी जो और भी लोग थे जो आए, उनको तुर्कस कहा गया, तुर्का, तुरस्खा कहा गया ना, टर्क्स। देन वत्स और मत्स्य, ये वत्स और मत्स्य दोनों यूपी में है। मत्स्य मथुरा, आगरा के, सॉरी, मत्स्य राजस्थान में है, और वत्स जो है ये इलाहाबाद के आसपास का एरिया है, ठीक है ना। दोनों नॉर्थ इंडिया के किंगडम से। मतलब उसकी जो प्रशस्ति है, जो नागभट्ट की जो प्रशस्ति है, उसमें बेटा इतनी अचीवमेंट्स के बारे में नागभट्ट की लिखा गया है, ठीक है ना, कि उसने कहाँ कहाँ विजय पाई। तो आंध्र, सैंधव, विदर्भ, कलिंग, इसके बाद चक्रायुध को हराया। देन वंगा को जीता, अनत्रा को जीता, मालवा को जीता, किरात को हराया, तुर्क्स को हराया, वत्स को हराया, मत्स्य को जीता। मतलब इतनी जगहों से उसने विजय पाई। किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाई ग्रांट ऑफ लैंड, और राजा तब ज़्यादातर क्या करते थे? जो ब्राह्मण्स होते थे उनको लैंड ग्रांट कर देते थे। कल इस पर मैंने डिस्कस किया था आपसे। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन चैप्टर प्लेट्स, कॉपर प्लेट्स। और ये लैंड ग्रांट्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता था? एक कॉपर प्लेट पर। देखो नीचे बहुत सारी प्लेट्स हैं जिन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है ना, तो इसी को कहते हैं कॉपर प्लेट, ओके। तो विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड, और ये कॉपर प्लेट किसको दी जाती थी? जिसको वो जमीन दी जाती थी। दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट रिकॉर्डिंग ऑफ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय रूलर इन द 9th century, written partially in Sanskrit and partially in Tamil. The ring holding the plates together is secured with the royal seal to indicate that this is an authentic document, ठीक है। इसको बनाने के बाद, इसको लिखने के बाद इस पर एक रॉयल सील लगाई जाती थी। देखिए ये सील है, तो सील लगाई जाती थी ताकि ये लगे कि एथेंटिक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, अथेंटिक है, ठीक है ना। तो दिस इज सम एक्सप्लेनेशन अबाउट रॉयल लैंड ग्रांट। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट वाज द गिवन विद द लैंड। अब जमीन के साथ व्हाट वाज गिवन विद द लैंड,
ज़मीन के साथ और क्या क्या चीज़ें दी जाती थी। ठीक है, अब हम लोग इसको स्टडी करेंगे थोड़ा सा। तो now we start. This is a part of a Tamil section of land grant given by Cholas. अब साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो तमिलनाडु में चोल डायनेस्टी राजा शासन करती थी। तो तमिल सेक्शन ऑफ लैंड ग्रांट, वहाँ पर जो लैंड ग्रांट किया जाता था उसमें क्या क्या किया जाता था चोला डायनेस्टी के समय में। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ चोलास emperors when they used to give some part of land to Brahmins. Now we will study that. We have demarked, just a minute. We have demarcated the boundaries of the land by making ईस्टर्न एम्बैंकमेंट। ठीक है ना, अब क्या है कि वो चारों तरफ से मतलब ईस्टर्न एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट माने समुद्र के किनारे किनारे एक दीवार खड़ी कर देते थे वो लोग बालू की। ठीक है ना, किनारे पर। तो वो ईस्टर्न एम्बैंकमेंट बना करके एज वेल एज बाई प्लेइंग थॉर्नी बुशेस, प्लेस प्लांटिंग थॉर्नी बुशेस। और वो जो दी गई ज़मीन होती थी उसके किनारे किनारे जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं उनको लगा देते थे। दिस इज़ व्हाट द लैंड कंटेन्स फ्रूट बेरिंग ट्रीज। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि वो लैंड में ज़्यादातर क्या होता था, फ्रूट बेरिंग ट्रीज, बढ़िया अच्छे फल से लदे हुए पेड़। वाटर लैंड, वाटर वाटर लैंड, पानी वाली ज़मीन होती थी। गार्डन्स होते थे, ऑर्चर्ड्स बगीचे होते थे। ठीक है ना, ट्रीज होते थे, वेल्स होते थे, ओपन स्पेसेस होते थे, पास्चर लैंड होते थे, गांव होते थे, एनहिल्स होते थे, एंथिल्स होते थे, प्लेटफॉर्म्स होते थे, कैनल्स होती थी, नहरें, डिचेज होती थी, खाई, रिवर्स नदियाँ, सिफ्ट लैडन लैंड, सिफ्ट लैडन लैंड, ये भी एक प्रकार की भूमि थी। टैंक्स होते थे, ग्रेनरीज होती थी, फिश पॉन्ड्स होते थे, बी हाइप्स होती थी, एंड डीप लेक्स होती थी। मतलब इतनी चीज़ें जब जिसको मिलती थी, सपोज दैट किसी को लैंड ग्रांट मिला तो उसके साथ ऐसी लैंड उसको दी जाती थी जहाँ पर ये सारी फैसिलिटी हो। तो वो लोग ऐसी लैंड को प्रिजर्व करने के लिए थॉर्नी बुशेज लगा देते थे या बड़ी सी ऊंची दीवार खड़ी कर देते थे, एम्बैंकमेंट बना देते थे। ऐसा क्यों करते थे वो लोग? ताकि ये जो चीज़ें हैं, फ्रूट बेरिंग ट्रीज, वाटर लैंड, गार्डन्स, ऑर्चर्ड, ट्री वेल्स, ओपन स्पेसेस, पास्चर लैंड, विलेज, एथिल्स, प्लेटफॉर्म्स, कैनल्स, डिचेज, रिवर, शिफ्ट लैडन लैंड, टैंक्स, ग्रीनरीज, फिश पॉन्ड्स, बी हाइव्स एंड डीप लेक्स, इन सब चीज़ों से बचा जा सके, इन सब चीज़ों को अच्छे से मतलब रोका जा सके। ही हु रिसीव्स द लैंड कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट। वो व्यक्ति जो ये मतलब रिसीव करता था इस ज़मीन को, ऐसी ज़मीन को, उसको क्या पावर था कि वो इस लैंड से अपना मतलब वो भी रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकता था। ही कैन कलेक्ट द टैक्स इम्पोज्ड बाय जुडिशियल ऑफिसर्स एज फाइन्स। वो टैक्स भी कलेक्ट करता था जो जुडिशियल ऑफिसर, उस एरिया के जुडिशियल ऑफिसर लोगों के ऊपर फाइन के रूप में लगाते थे। द टैक्स ऑन बेटल लीव्स, जो पान के पत्तों पर लगने वाला टैक्स था उसको भी वो रिसीव कर सकता था। दैट ऑन वुवन क्लॉथ, ठीक है ना, दैट ऑन वुवन क्लॉथ, जो वुवन क्लॉथ, ये कोई स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ है, उस पर भी लगता था। एज वेल एज ऑन व्हीकल्स, और जो लोग मतलब व्हीकल लेकर के निकलते थे, वाहन लेकर के निकलते थे, उस पर भी टैक्स लगता था। ही कैन बिल्ड लार्ज रूम, वो बड़े बड़े रूम बनवा सकता था। विथ अपर स्टोरीज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, जिनकी अपर स्टोरी बेग, जो पके हुए ईंट थे उनकी बनी हुई होती थी। ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल्स डग, वो छोटे और बड़े बड़े कुएं खुदवाता था। ही कैन प्लांट ट्रीज एंड थॉर्नी बुशेस, और वो उन सब जगहों के चारों ओर ट्रीज और थॉर्नी बुशेस लगाता था। इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ी, ही कैन गेट कैनल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन, वो नहरें भी खुदवाता था जिससे सिंचाई का काम सब होता रहे। ही शुड इंश्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एंड द एम्बैंकमेंट आर बिल्ट, उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि वाटर जो है वो वेस्टेज नहीं है, वाटर का वेस्ट नहीं हो रहा, और किनारे किनारे एम्बैंकमेंट भी
बने हुए हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें उसको मिलती थी और ये एक्टिविटी उसको करनी होती थी। तो लिस्ट ऑल द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ इरिगेशन मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन एंड डिस्कस हाउ दीज माइट हैव बीन यूज्ड। तो बेटा अब आज के लिए इतना ही। इसके आगे का डिस्कशन हम लोग कल करेंगे मिल करके, ठीक है ना। आज के लिए दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू टुडे। और अब आपका होमवर्क क्या है, तो देखिए आपको ये दोनों ही जो येलो कलर के जो पैराग्राफ हैं, एक है द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्टा, द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्टा, दूसरा है व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, ठीक है ना। इन दोनों पैराग्राफ को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। अब एक्सप्लेन करके कैसे लिखेंगे आप, जैसे आपको ये बताना है कि इस पैराग्राफ में राइटर क्या कहना चाहता है। जैसे नागभट्ट का अचीवमेंट बताया उसने, ठीक है ना, तो ये जो जगहें हैं, ठीक है ना, इनके बारे में वो क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। एक छोटा सा मैप बना के आप ये जगहें भी लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि कैसे कैसे नागभट्ट आगे बढ़ा, किस डायनेस्टी का था वो, ठीक है ना, और कैसे कैसे उसने मतलब लोगों को जीता, ठीक है ना। तो ये सब आपको बताना है। देन आपको व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आप ये बता सकते हैं कि इन सब चीज़ों का क्या यूज़ था, फ्रूट बेरिंग ट्रीज, वाटर लैंड्स, गार्डन्स, ऑर्चर्ड्स, ठीक है ना, इन सब चीज़ों का क्या यूज़ था। और आपको ये बताना है, ये सबको कैटेगराइज करना है, ठीक है ना, कि इनमें से खाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज होती थी, इरिगेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज होती थी, ठीक है ना, सेफ्टी के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज होती थी। इस तरह से करके आपको पार्ट मतलब अलग अलग करके दिखाना है। तो दोनों को बहुत लेंदी नहीं, एक एवरेज वे में समराइज करके करीब 10 लाइंस में दोनों को समराइज करके आप उनको देंगे, ठीक है ना। दैट इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। तो दैट इज़ सफिशिएंट। इसमें क्या है, इसको भी आपको 10 लाइन में एक्सप्लेन करना है, सेकंड पैराग्राफ को, और फर्स्ट पैराग्राफ को भी 10 लाइन में एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने के बाद एक छोटा सा इंडिया का मैप बनाना है और उसमें उन प्लेसेस के नाम लिखना है जो जो नागभट्ट ने जीते थे। जैसे आंध्रा, तो आंध्र को लोकेट कर दीजिए। सिंध, तो पाकिस्तान में सिंध को लोकेट कर दीजिए। विदर्भ, तो ये देखिए महाराष्ट्र में लोकेट कर दीजिए। कलिंगा उड़ीसा में कर दीजिए, ठीक है ना। देन कन्नौज का रूलर बता दीजिए, चक्रायुग था। वंग बंगाल को लोकेट कर दीजिए। मालवा एमपी को लोकेट कर दीजिए, ठीक है ना। इस तरह करके इन सबको आपको लोकेट करना है। और यहाँ नीचे सेकंड पैराग्राफ में क्या करना है बेटा, यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट यूज़ दिया हुआ है चीज़ों का, वो अलग अलग करके आपको एक्सप्लेन करने के बाद जितने सारी चीज़ें दी हैं, जैसे ट्रीज़ है तो ट्रीज़ का क्या यूज है, वेल्स का क्या यूज है, कैनल्स का क्या यूज है, गार्डन्स का क्या यूज है, ऑर्चर्ड का क्या यूज है, ठीक है ना, वाटर रिसोर्सेज का क्या यूज है, एम्बैंकमेंट का क्या यूज है, थॉर्नी बुशेस का क्या यूज है, ठीक है। ये सब आपको बताना है, इनके यूजेस क्या हैं, ठीक है ना। तो यही आपका होमवर्क है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, विल मीट इन नेक्स्ट।